वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसी के तहत हम इससे पहले यूनिट 5 का चैप्टर डबल अकाउंट सिस्टम, यूनिट 2 का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और यूनिट 1 का चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम यूनिट 2 का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन प्रारंभ करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में 2 ही चैप्टर हैं। इससे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी का 2nd चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंश, जैसे कि आपको विदित है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में कंपनी अकाउंट्स में इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आप पढ़ चुके हो। 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। हालांकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने से पहले ये 3 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन जब से इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 लागू हुआ है, शेयर 2 ही प्रकार के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनको 2 प्रकार के पूर्वाधिकार हैं। एक तो लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार और दूसरा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार। तो 2 प्रकार के शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर से हमारा मीनिंग 2 प्रकार के पूर्वाधिकार इनको होंगे, एक तो लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार और दूसरा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार। तो जिनको इस प्रकार के प्रेफरेंशियल राइट मिले हुए हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इसके अलावा जो जनरल शेयर हैं उनको अपन इक्विटी शेयर के नाम से पुकारते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर भी कई टाइप के होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यानी संचय अधिमान अंश। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी अधिमान अंश। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। रिडीमेबल यानी कि शोधनीय अधिमान अंश, इररिडीमेबल यानी कि अशोधनीय, कन्वर्टिबल यानी कि परिवर्तनीय और नॉन कन्वर्टिबल यानी कि अपरिवर्तनीय। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जैसे कि आपको विदित है कि प्रेफरेंस शेयर को लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है, लेकिन इनको फिक्स डिविडेंड पे किया जाता है। इनकी डिविडेंड की रेट पहले से डिसाइडेड होती है, 6%, 8%, 10%। और यदि किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो इनका डिविडेंड कम्प्यूट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है, यदि किसी वर्ष कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, लाभांश बांटने के लिए लाभांश उपलब्ध नहीं है, तो यदि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इनका डिविडेंड कम्प्यूट हो जाएगा, संचित हो जाएगा। आने वाले वर्षों में जब भी कंपनी को लाभ होगा, इनके बकाया लाभांश का भुगतान कर दिया जाएगा। बट इफ दे आर नॉन क्यूमुलेटिव, यदि वो असंचयी हैं, तो इस कंडीशन में यदि किसी वर्ष इनको लाभांश का भुगतान नहीं होता है तो आने वाले वर्षों में इन्हें बकाया लाभांश का भुगतान नहीं होगा, इफ दे आर नॉन क्यूमुलेटिव। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो सूचना के अभाव में ये माना जाता है कि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। इसके बाद इसमें आता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग का मतलब फिक्स डिविडेंड के अलावा इनको कंपनी के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा बटाने का अधिकार होना, और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब केवल इनको फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा जो रेट पहले से डिसाइडेड है, 6, 8 या 10, जो भी दर पहले से दी गई है उसी दर पर इनको लाभांश का भुगतान होगा। तो यदि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो केवल फिक्स डिविडेंड मिलेगा, और पार्टिसिपेटिंग है तो इनको लाभांश मिलने के बाद यदि कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो इनको अतिरिक्त लाभों में भी हिस्सा दिया जाएगा। अब यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो ये माना जाता है कि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, यानी केवल इनको फिक्स डिविडेंड का पेमेंट होगा, अतिरिक्त लाभों में हिस्सा बटाने का अधिकार इनको नहीं मिलेगा। फिर है रिडीमेबल और इररिडीमेबल, शोधनीय और अशोधनीय।
ऐसे अंश जिनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान हो सके उसको अपन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और अशोधनीय का मतलब जिनका कंपनी की लाइफ में पेमेंट नहीं हो वो अशोधनीय है। तो आजकल तो केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू होते हैं, इररिडीमेबल बंद हो चुके हैं। तो कुछ नहीं कहा गया तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माने जाएंगे। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब ऐसे अंश अधिमान अंश जिनको अन्य प्रकार के अंशों यानी इक्विटी वगैरह में कन्वर्ट करवाया जा सके, परिवर्तित करवाया जा सके। और नॉन कन्वर्टिबल का मतलब इनको परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो ये कन्वर्टिबल माने जाते हैं, और वैसे भी नॉन कन्वर्टिबल अब बंद हो चुके हैं। तो सूचना के अभाव में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होंगे, रिडीमेबल होंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे और कम्युलेटिव होंगे। अब सवाल आता है, ये तो मैंने अंशों के प्रकार बताए, अंशों का मूल्यांकन, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि अंशों के कई प्रकार के मूल्य होते हैं, पार वैल्यू या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जो मूल्य अंश पर अंकित होता है उसको हम उस अंश का पार वैल्यू या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के नाम से पुकारते हैं, अंकित मूल्य। दूसरा है मार्केट वैल्यू, जिस रेट पर अंशों का खरीद या विक्रय होता है, सेल परचेज होती है, उससे अपन मार्केट वैल्यू के नाम से पुकारते हैं। कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू प्लस एक्सपेंसेस। जब हम मार्केट से कोई अंश खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर ब्रोकरेज वगैरह कुछ खर्चे भी लगते हैं, तो कॉस्ट का मतलब मार्केट वैल्यू प्लस एक्सपेंसेस। और चौथा है इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो अंशों के आंतरिक मूल्य से हमारा अभिप्राय कंपनी की जो शुद्ध संपत्तियां होंगी उसमें यदि नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे दिया जाएगा तो ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये है कि अंशों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों के मूल्यांकन की विधियां। तो पहला इसमें है नेट असेट्स मेथड या नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड या असेट्स वैल्यूएशन मेथड या असेट्स बेकिंग मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या बैलेंस शीट मेथड या इक्विटी मेथड। नेट असेट्स यानी शुद्ध संपत्ति विधि या शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि या संपत्ति मूल्यांकन विधि या असेट्स बैकिंग, कितनी संपत्तियां इसके पीछे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आंतरिक मूल्य विधि या चिट्ठा विधि या समता विधि भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये पहला मेथड है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो दो प्रकार की मेंटेलिटी के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो ऐसे इन्वेस्टर जो अपने पैसे की सिक्योरिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, सुरक्षा को, और दूसरे जो रिटर्न को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो जो लोग पैसे की सिक्योरिटी को या सुरक्षा को महत्व देते हैं वो अपने अंशों का मूल्यांकन नेट असेट्स मेथड से करते हैं। अब इस विधि से अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। हमें पहले नेट असेट्स कैलकुलेट करनी है। तो नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम नेट असेट्स कैलकुलेट करें। इसमें मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। यानी सभी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लेना है, गुडविल को भी शामिल करना है, इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करना है, चाहे वो नॉन ट्रेड ही क्यों ना हो। केवल फिक्टिशियस बनावटी या कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ना है क्योंकि इनका कोई मूल्य नहीं होता। तो सभी असेट्स का प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लें और लेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो कंटीजेंट हो, सभी प्रकार के दायित्व को कम कर देंगे तो ये नेट असेट्स आ जाएगी। तो पहला स्टेप नेट असेट्स। अब कुछ नहीं है, अब इसमें अलग अलग, मान लीजिए केवल एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिए गए हैं। व्हेन ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर आर गिवन, जब एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिए गए हों तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालना है। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्योंकि जब एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर सवाल में दिए गए हैं तो सारी की सारी नेट असेट्स उन्हीं की हैं, उन्हीं का अधिकार है। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगा नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये पहला पॉइंट है नेट असेट्स मेथड का, व्हेन ओनली इक्विटी फुल्ली पेड शेयर इज गिवन। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।